हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम समराइज करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड ऐसी बुक्स को जिनसे हम कुछ सीख पाएं और खुद को इंप्रूव कर पाएं। ये वीडियो मॉर्गन होजेल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले यहाँ क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन लॉटरीज पे इतना पैसा खर्च करते हैं जितना वो मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, बुक्स को मिलाकर भी खर्च नहीं करते। लेकिन इन लॉटरीज को खरीदने वाले कौन लोग हैं? मैक्सिमम पुअर लोग। यूएस में ऐसे लोग जिनकी इनकम सबसे लोएस्ट है हर साल ऑन एवरेज $412 लॉटरी पे खर्च करते हैं। हाईएस्ट इनकम ग्रुप से 4 गुना ज्यादा। ये वही लोग हैं जो इमरजेंसी पड़ने पर $400 अरेंज नहीं कर पाते, लेकिन इतना ही पैसा लॉटरी पे उड़ा देते हैं। वो अपने इमरजेंसी फंड को दांव पे लगा देते हैं एक ऐसी चीज के लिए जिसे जीतने का उनका चांस 1 in a million है। ये चीज हमें पागलपन लगती है, शायद आपको भी लगती होगी, लेकिन ना तो मैं लो इनकम ग्रुप से हूँ और शायद ना ही आप। इसलिए हमारे लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि वो लोग किस वजह से ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे तो शायद कुछ इस तरह का रिप्लाई आपको मिलेगा। हम लोग बस उतना ही कमा पाते हैं जिससे घर का खर्च चल सके, सेविंग्स हो ही नहीं पाती। ज्यादा इनकम तो हमारी पहुंच से भी बाहर है। हम लोग वेकेशंस पे नहीं जा सकते, न्यू गाड़ी, न्यू घर नहीं ले सकते और बिना कर्ज में डूबे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। जब हम लॉटरी खरीदते हैं तो वो ही हमारे पास एक ऐसा चांस होता है अपनी ड्रीम लाइफ को पाने का। हम अपनी ड्रीम लाइफ जीने के चांस के लिए पैसा दे रहे हैं, जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम तो ऑलरेडी हमारी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। इसी तरह स्टॉक मार्केट की भी एग्जाम्पल है। जिसने अपने किसी करीबी को स्टॉक मार्केट में पैसा लुटाते देखा होगा, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। और वहीं एक ऐसा इंसान जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा बनते देखा है, वो बेफिक्र होकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा। लोग पैसों को लेके जो भी डिसीजंस लेते हैं वो उनकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। वो लोग मिस इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं, उनके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उनका मैथ्स खराब हो सकता है उन्होंने सिचुएशन को सही से जज ना किया हो। लेकिन एक मोमेंट में जब कोई किसी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, उस वक्त वो अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन लेता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस किसी प्लान के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे डिसीजंस मीटिंग्स में डिनर टेबल पे लेते हैं जहां उनकी पर्सनल हिस्ट्री, उनका दुनिया को देखने का तरीका, उनका ईगो, प्राइड, मार्केटिंग सब कुछ मिला के एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं जो उनके लिए बिल्कुल सही काम करता है। और इसलिए ऑथर कहते हैं नो वन इज क्रेजी। लोग पैसों के साथ पागलपन करते हैं, लेकिन बात यह है कि कोई भी पागल नहीं है। पैसे को लेके जो मुझे पागलपन लगता है वो शायद आपके लिए बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट पार्ट में चलिए जानते हैं कि बिल गेट्स कैसे अमीर बने। ऑथर कहते हैं कि किसी काम का क्या आउटकम होगा ये सिर्फ आपके एफर्ट्स पे डिपेंड नहीं करता। लक और रिस्क दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इंडिविजुअल आउटकम्स को अफेक्ट करते हैं। 1968 में बिल गेट्स जब स्कूल में थे तब उनका स्कूल दुनिया के ऐसे गिने चुने स्कूल्स में से था जहां एक कंप्यूटर था। उनके एक टीचर की काफी कोशिशों के बाद उस स्कूल ने वो कंप्यूटर खरीदा था और बिल गेट्स का उस स्कूल में जाना किस्मत की ही बात थी। बिल गेट्स के साथ स्कूल में 2 दोस्त और थे, पॉल एलन और केंट एवंस। इन तीनों का कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट था कि वो स्कूल के बाद भी कंप्यूटर यूज करते रहते थे। तीनों ही धीरे धीरे कंप्यूटर जीनियस बन गए। जहां बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मेंबर बन गए और इतने सक्सेसफुल हो गए, वहीं केंट एवन की लक को कुछ और ही मंजूर था। बिल गेट्स बताते हैं कि ग्रेजुएशन से पहले ही एक हादसे में केंट की मौत हो गई, नहीं तो बिल गेट्स और पॉल के साथ केंट भी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मेंबर होते और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होते। ऑथर कहते हैं कि दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपके 100% एफर्ट्स आपको 100% रिजल्ट दे जाएं। लक और रिस्क दोनों ही दुनिया का हिस्सा हैं। कभी कभी आपके रिजल्ट्स पे आपके एक्शन से ज्यादा उन चीजों का ज्यादा असर होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। जब हम अपने पैसों को मैनेज करने लगते हैं तो ये डिफाइन करना कि क्या लक है, स्किल क्या है, रिस्क क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन 2 चीजें आपको सही डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं, और वो ये कि आप इस बात से अवेयर रहें कि आप किसे प्रेज और एडमायर करते हैं और किसे अपना आइडल मानते हैं। और इसी के साथ आप इस बात से भी अवेयर रहें कि किसे आप प्रेज नहीं करते और किस जैसा आप नहीं बनना चाहते, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे हार्डवर्क नहीं होता और हर एक अनसक्सेसफुल इंसान के पीछे उसका आलस नहीं होता। कौन कहाँ पैदा हुआ, कैसी फैसिलिटीज उसको मिली, उन फैसिलिटीज का उसने कैसे यूज किया, हर एक चीज कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अपना असर छोड़ जाती है। और आज की डेट में हर एक इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि बिजनेस में कौन सी स्ट्रेटेजी काम करती है और कौन सी नहीं, स्टॉक मार्केट में कौन सी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज काम करती हैं और कौन सी नहीं, अमीर कैसे बने और गरीबी से कैसे छुटकारा पाएं। और इन सब चीजों को समझने के लिए हम किसी एक इंसान का सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वो ऐसा करके अमीर बन सकता है तो हम भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन आप कभी नहीं बता सकते कि कौन सी एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से वो इंसान आज वहां पहुंचा है जहां आज वो है। उसकी लक ने उसका कितना साथ दिया और कितना उसका रिस्क था।
इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो स्टॉक मार्केट है। कहाँ पैसा लगाना है, इसके लिए लोग बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में पैसा लुटा देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस के बारे में ना तो आपको पता होता है और ना ही कभी आप उन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसलिए आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर केस स्टडी पे फोकस करने की जगह आप सक्सेस और फेलियर दोनों के ब्रॉड पैटर्न्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना कि हमें लगता है। अब चलिए जानते हैं एक ऐसे इंसान की स्टोरी जिसने अपनी किस्मत को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया। ऑथर ने रजत गुप्ता की एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि अपने गोल्स और अचीवमेंट से सेटिस्फाइड होना कितना जरूरी है। रजत गुप्ता कोलकाता में पैदा हुए और टीनेज में ही उनके माता पिता गुजर गए थे, लेकिन फिर भी रजत गुप्ता ने जो अचीव किया वो काबिले तारीफ था। वो 40 की उम्र में मैकिन्जी, जो दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म है, उसके सीईओ बन गए थे। उन्होंने बिल गेट्स के साथ काम किया, यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 5 पब्लिक कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो थे। 2008 में उनकी नेटवर्थ तकरीबन $100 मिलियन थी, लेकिन वो इस अचीवमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे। रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। 2008 में गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल क्राइसिस की चपेट में आ गया और वॉरेन बफेट ने $5 बिलियन उस बैंक में इन्वेस्ट करने का प्लान किया था, और बोर्ड मेंबर होने की वजह से ये इन्फॉर्मेशन रजत गुप्ता को पब्लिक से पहले मिली। इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन्होंने गोल्डमैन के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए, और जब ये डील पब्लिक हुई तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तकरीबन $1 मिलियन। इस पे बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि रजत ने इसी तरह के फ्रॉड करके $17 मिलियन से भी ज्यादा कमाए थे। रजत गुप्ता, जिन्होंने लाइफ में इतना कुछ हासिल किया था, उन्हें ऐसा फ्रॉड करने की जरूरत क्या पड़ी? आंसर सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी। लाइफ में सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल है अपने गोल पोस्ट को एक जगह रखना, और जब वो गोल अचीव हो जाए तो उससे सेटिस्फाइड हो जाना। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके रिजल्ट्स के साथ बढ़ती जाती हैं, तो ज्यादा मेहनत करने की कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ऐसे में आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। अपने गोल्स और रिजल्ट से सेटिस्फाइड ना होने की एक वजह है सोशल कंपैरिजन, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। उसने मुझसे बड़ी कार ले ली, मुझसे बड़ा घर बना लिया। और सोशल कंपैरिजन की प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई हद ही नहीं है, क्योंकि आप कितना भी अचीव क्यों ना कर लो, कोई ना कोई आपसे ऊपर जरूर होगा। जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उन चीजों को रिस्क पे लगा के ऐसी चीजों के पीछे दौड़ना जो आपके पास नहीं है और जिनकी आपको जरूरत नहीं है, ऐसा करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, जैसे कि रेप्यूटेशन, फ्रीडम, फैमिली, लव और हैप्पीनेस। फिर सामने चाहे आपको कितना भी बड़ा रिवॉर्ड और गेन क्यों ना दिखाई दे रहा हो। आगे चलिए जानते हैं वॉरेन बफेट के अमीर बनने का सीक्रेट, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। वॉरेन बफेट के बारे में आप तो जानते ही होंगे। उन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर माना जाता है। उनके बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन उनका एक सीक्रेट किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, और वो ये है कि बफेट बस एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं है, वो काफी लंबे समय से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। उनका सीक्रेट है टाइम। क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में उनकी नेटवर्थ तकरीबन $84.5 बिलियन है, लेकिन इनमें से $81.5 बिलियन उन्होंने 65 की उम्र के बाद कमाए। अजीब लगता है ना? यही मैजिक है कंपाउंडिंग का। अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में नहीं जानते तो यहाँ क्लिक करके द कंपाउंड इफेक्ट की समरी देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वॉरेन बफेट ने 9 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, और वो आज तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम एवरेज इंसान के बारे में बात करें तो 25 से 30 की उम्र में भी कोई इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन अगर कोई आज भी बफेट की तरह इन्वेस्ट करना सीख ले, मतलब कम उम्र में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे और कंपाउंडिंग को अपना काम करने का टाइम दे, तो कोई भी बफेट की तरह अमीर बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 99% लोग इस सीक्रेट को नहीं जानते और सब जल्दी अमीर बनने के पीछे भाग रहे हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट से अमीर होने के लिए आपको बस सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको एक लंबे समय तक एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना पड़ेगा अगर आपको भी वॉरेन बफेट की तरह अमीर बनना है तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की समरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। आई होप वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को